इफ़रा फ्रेश होकर निकली और बालों को टॉवल से कवर किया हुआ था। अपने बाल खोलती हुई ब्रश करने लगी। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, अपना दुपट्टा गले में डालती वो दरवाजे की जानी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही उससे सामने झांसेब को खड़े देखा। वो एकदम से हैरान हुई, क्योंकि आज तक वो उसके कमरे में नहीं आया था और इस वक्त वो उसके कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। झांसेब ने गौर से इफ़रा की तरफ देखा, जो गुलाबी रंग के सादे से सूट में निखरी निखरी सी लग रही थी। गीले बाल कमर और शानों पर बिखरे हुए थे। अब यहीं पे खड़े रहने का इरादा है कि अंदर भी आने दोगी? जहाँ से इफ्रा को अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला और कमरे में दाखिल हो गया। हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हारा सामान देने आया था मैं, मगर यहाँ तो कोई और ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। जहाँ से शौक नसों से इफ्रा के निखरे निखरे वजूद को देखते हुए बोला, जबकि इफ्रा को फौरन अपनी हालत का अंदाजा हुआ था। आपको और कोई काम है?" इफ्रा अपना दुपट्टा और दुरुस्त करते हुए बोली। सारे काम ही तुमसे हैं मिसेस जानजेब। उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, आप जाएं यहाँ से।" इफ्रा कदम पीछे की जानिब बढ़ाते हुए बोली। और अगर ना जाऊं तो? जहांजेब अब उसके 2 कदम के फासले पर था, जबकि इफ्रा दीवार के साथ चिपक चुकी थी। प्लीज, कोई आ जाएगा, इफ्रा ने बहाना बनाया। नो प्रॉब्लम, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे मेरी बीवी को मिलने से रोक सके। जहांजेब 2 कदमों का फासला समेटते उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखते उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, जबकि उसके इस कदर नज़दीकी पर इफ्रा जोर से आंखें मीच चुकी थी। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, वो भी बचपन की मोहब्बत। फिर ये डर और खौफ कैसा? जहांजेब उसके चेहरे से गीले बाल हटाते हुए बोला, जबकि उसकी उंगलियों के लम्स से इफ्रा की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैं आपसे नहीं डरती, आप थोड़ा दूर हटकर बात करें।" इफ्रा हिम्मत करती जहांजेब की तरफ देखते हुए बोली। मुझे तो तुमसे ऐसे ही बात करनी है। चलो बताओ कि अगर मोहब्बत करती हो तो डर क्यों रही हो? जहांजेब उसके शफाफ चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला, मुझे आपसे डर नहीं लगा, आपकी बेरूही और उस सजा से डर लगता है जो आप मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में देंगे। इफ्रा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की सज़ा क्यों दूंगा? तुम्हें पता है कि बचपन से मैं मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ, और एक मोहब्बतों के लिए तरसा हुआ इंसान किसी की मोहब्बत की सज़ा उसे कैसे दे सकता है? जहांजेब इफ्रा की तरफ देखते तल्खी से मुस्कुराता हुआ बोला, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे?" इफ्रा ने जहांजेब की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगा। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और मेरी पाबंद हो जाओ। बस यही चाहता हूँ मैं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनकी नज़र में औरत कुछ नहीं होती। मैं उन मर्दों में से हूँ जो औरत को इज्जत देकर उसके मुहाफिज बनते हैं, उसकी मोहब्बतों के इकलौते वारिस बनते हैं। और मैं तुम्हारी तमाम मोहब्बतों का इकलौता वारिस बनना चाहता हूँ। जहांजेब बहुत नर्म लहजे में इफ्रा की तरफ देखते हुए बोला और उसके माथे पर अपना पहला लम्स छोड़ता बगैर रुके वहां से निकल गया। इफ्रा ने उसके जाते ही अपने हाथ से अपने माथे को छुआ, जहाँ जहांजेब अपना लम्स छोड़कर गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जहांजेब इतनी जल्दी उसे कबूल कर लेगा। शायद ये उस इजहार की वजह से था जिससे जहांजेब का दिल इफ्रा की तरफ माइल हो गया था। मेरा आपसे वादा है, मेरी मोहब्बत के इकलौते वारिस सिर्फ आप रहेंगे, हमेशा। इफ्रा उससे बोलती मुस्कुराई और बेड पर लेटी आंखें मूंद गई। जितना खूबसूरत एहसास था कि झांसे ने उसे दिल से कबूल कर लिया था। नींद की वादियों में उतरते हुए भी इफ्रा के चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। अलीसा अपनी पैकिंग कर रही थी, जबकि मुक्सिम उससे कुछ फासले पर बैठा उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि अब तो उसे अलीसा को एक हफ्ते बाद ही दिखना था। चले, अलीसा अपनी पैकिंग कंप्लीट करती मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि नीचे उसे उमर और सरदार साहब लेने आ चुके थे और अब उसका इंतजार कर रहे थे। इधर आओ। मुक्सिम ने हाथ के इशारे से अलीसा को अपने पास बुलाया, तो वो बगैर घबराए मुक्सिम के पास चली गई, क्योंकि अब उसे मुक्सिम से बिल्कुल डर महसूस नहीं होता था। जी, अलीसा मुक्सिम के करीब खड़ी होती हुई बोली, तो मुक्सिम ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठाया और उससे खेत अपने बांसों का हाथ बांधा। मेरी शर्तें याद है ना तुम्हें? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, तो अलीसा ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी तमाम शॉपिंग हो चुकी है, और अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी है तो तुम मुझे कॉल कर देना, या अपने भाइयों में से किसी को बोल देना, मगर तुम खुद बाहर नहीं जाओगी, किसी भी सूरत नहीं। मुक्सिम अलीसा को नरमी से समझाते हुए बोला। मेरी बात हर हाल में तुम्हें माननी है, और लापरवाही हरगिज़ नहीं करनी। मुक्सिम का लहजा अब कुछ संजीदा था। अलीसा ने फक्त हाँ में सर हिलाया, तो मुक्सिम मुस्कुराया और उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। अलीसा ने आंखें बंद करके शिद्दत से उसे महसूस किया था। चलो, अब सब नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे।
मुक्सिम उसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी। मैं दुनिया का पहला शोर हूँगा जिसकी बीवी दोबारा से रुखसत होगी। मुक्सिम अलीसा का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए बोला, तो आप जबरदस्ती निकाह ना करते, फिर एक ही बार हो जाती। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते चिल्लाते हुए बोली। बेगम, आप ये ताना मुझे और कितने अरसे तक मारने का इरादा रखती हैं? मुक्सिम उसकी कमर में हाथ डालते एक झटके से अपने करीब करते हुए बोला, मैंने ताना तो नहीं दिया। अलीसा मुंह बनाते हुए बोली। बेबी, तुम्हारी खातिर मैं दोबारा अपनी ही शादी करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे दिल के अरमान पूरे हो जाएं, मगर तुम जबरदस्ती के निकाह पर ही अटकी हुई हो। मुक्सिम उसके नाक से अपनी नाक मिस करता हुआ बोला, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। अलीसा ने मुक्सिम को याद दिलाया। तो चलें बेगम, लेकिन उससे पहले। मुक्सिम ने बोलते अपना गाल उसके आगे किया, जबकि अलीसा ने दांतों तले अपने होंठ कुचले थे। मैं कैसे? बेगम भूलो नहीं, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप पहले आंखें बंद करें। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली तो मुक्सिम ने मुस्कुराकर फौरन अपनी आंखें बंद की। अलीसा ने हिम्मत करते होंठ मुक्सिम के गाल पर रखे और तेजी से हटा लिए। मुक्सिम उसकी तेजी पर मुस्कुराया और एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, जबकि अलीसा ने उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। मुक्सिम कुछ देर बाद उसके होंठों को आज़ाद करता पीछे हटा और उसका चेहरा देखने लगा जो सुर्ख अनार बन चुकी थी। चलें बेगम, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखता हुआ बोला, जबकि उसकी आवाज़ सुनते अलीसा ने फौरन कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, जबकि मुक्सिम भी उसके पीछे ही था। भाभी, मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करूंगी। इफ्रा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली और उसके गले लग गई। इस वक्त वो सब गाड़ी के पास खड़े थे, जबकि अलीसा भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि इफ्रा के साथ उसको काफ़ी लगाव हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत मिस करूंगी। अलीसा भी मुस्कुरा कर बोली। अलीसा सबसे मिलती, सबको अलविदा कहती उमर और सरदार साहब के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गई, जबकि मुक्सिम भी उनके साथ ही मौजूद था क्योंकि शहर उससे अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जाना था और कुछ दिन वहीं पर गुजारने थे। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। अलीसा घर में दाखिल होते हुए आमना बेगम के गले मिलते हुए खुशी से बोली, जबकि अलीसा के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर उसके पांचों भाई और उसके साथ उसकी खाला मामू की बेटियां भी मौजूद थीं। वो सब शादी अटेंड करने के लिए आए थे। सबसे मिलती अलीसा राबिया की तरफ बढ़ी जो कि उसकी खाला की बेटी थी। कैसी हो चुड़ैल? अलीसा उसके गले मिलते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ, मगर ये जो तुम छुपी रुस्तम निकली हो ना, अच्छा नहीं किया यार, कम से कम हमें तो बता देती। राबिया मुंह बनाती हुई बोली, जबकि अलीसा उसकी शक्ल देखते ही कहका लगाकर हंसी। बस देख लो, तुम मुझसे बड़ी होकर भी कुछ नहीं कर सकी, पर मैंने कर लिया। अलीसा अपना फर्जी कॉलर उठाते हुए बोली तो वहाँ मौजूद सब अफराद का कहका पूरे हो शाह विला में गूंज रही। अरे बस कर दो बच्ची, इतनी दूर से सफ़र कर आई है, इसे थोड़ा आराम करने दो। अलीसा की हालत सबकी तरफ देखते हुए बोली। हाँ बच्चे, तुम कुछ देर आराम कर लो जाकर, मैं तुम्हारे रूम में खाना भिजवाती हूँ। आमना बेगम अलीसा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीसा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। मुक्सिम यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से उसे वक्त ही नहीं मिला कि वो अलीसा से बात कर सके। उससे आज पूरे 2 दिन हो चुके थे अलीसा को बगैर देखे बगैर बात किए। कुछ सोचते हुए मुक्सिम ने अपना लैपटॉप खोला और अलीसा के कमरे की फुटेज चलाई, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि अलीसा अपनी किताबों को उनकी जगह पर तरतीब से रख रही थी। मुक्सिम ये देखते हुए मुस्कुराया कि वो मुक्सिम के हुक्म में तकमील करते उसी रूम में रह रही थी जिसमें मुक्सिम ने बोला था। मुक्सिम ने अलीसा को अपनी नज़रों के आसार में रखते फ़ोन उठाया और अलीसा को कॉल मिलाई। फ़ोन पर होती बेल पर अलीसा ने किताबें वहीं पर रखी और फ़ोन की जानी पड़ी। फ़ोन पर चमकाता नंबर देखकर अलीसा की धड़कनें तेज़ हुई थीं। 2 दिन से कितना इंतज़ार किया था उससे मुक्सिम की कॉल का, मगर उसकी कॉल नहीं आई थी। धड़कते दिल के साथ उससे कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी जान? मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अलीसा हल्की से बोलती बेड पर बैठी उसके शिकवे पर मुक्सिम मुस्कुराया। सारे फर्क मुझे ही तो पड़ते हैं बेगम। है, ये बताओ, हो कैसी? मुक्सिम नज़रें लैपटॉप पर जमाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीसा अपनी उंगली बेडशीट के डिज़ाइन पर फेरते हुए बोली, जबकि मुक्सिम उसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था। तुम्हारे बगैर कैसा हो सकता हूँ? मुक्सिम ने अलीसा से ही सवाल किया। मुझे क्या पता, आप मुझे बताकर तो नहीं रह रहे? अलीसा मुंह बसोरते हुए बोली, जबकि मुक्सिम ने अपने लब दबाकर अपनी हंसी रोकी थी। अच्छा, तो मेरी बीवी मुझसे नाराज है? मुक्सिम लैपटॉप पर आते अलीसा की तस्वीर को हाथ से छूते हुए बोला,
میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ علیسا نے فوراً جواب دیا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم کہ کیوں ناراض ہو اپنے معصوم شوہر سے۔ مکسی میں علیسا کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے معصوم شوہر کہنے پر ان کو سامنے کی آنکھیں چھوٹے کیے گھور رہی تھی، جیسے سامنے مقسم ہو، فون نہیں۔ بیگم کہو تو میں آ جاؤں، سامنے بیٹھ کر گھور لینا۔ مقسم کی آواز سنتے علیسا نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں آپ کو کیوں گھوروں گی؟ علیسا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ مقسم اب کی بار اپنا کہکا نہیں روک سکا تھا۔ یہ تو تم ہی جانتی ہو بیگم، تم مجھے کیوں گھورو گی؟ آپ؟ علیسا بھی کچھ بولتی کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا، جبکہ علیسا ایک دم سے ڈری تھی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ ہائے لالی، مائی سویٹ ہارٹ، عائشہ بولتی علیسا تک آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ جاہل عورت، یہ کیا طریقہ ہے کسی کمرے میں آنے کا؟ علیسا اس سے الگ ہوتی گھورتے ہوئے بولی، جبکہ عائشہ کہکا لگا کر ہنسی۔ سویٹ ہارٹ، تم تو ڈر ہی گئی، عائشہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ مقسم جو علیسا کے ڈرنے سے گھبرا گیا، عائشہ کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور بہت دلچسپی سے اپنی بیوی سے اس کی کلاس لگتی دیکھنے لگا، جو کافی غصے میں تھی۔ بکواس بند کرو نالائق انسان، علیسا عائشہ کو کھوری سے نوازتے ہوئے بولی اور اپنا فون دیکھا، جہاں مقسم کی کال بند ہو چکی تھی، بلکہ فون ہی بند ہو چکا تھا کیونکہ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اچھا نا، سوری یار، تم کسی سے بات کر رہی تھی کیا؟ عائشہ علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میر کی کال آئی تھی، علیسا فون چارج پر لگاتے ہوئے بولی۔ اوہ، اس کا مطلب میں نے ڈسٹرب کر دیا، بہت پرسنل باتیں چل رہی تھیں کیا؟ عائشہ شرارت سے بولی تو علیسا نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ بکواس بند کرو اپنی، علیسا غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ لو، اب اس میں بکواس کیا ہے؟ میاں بیوی کی باتیں پرسنل ہی تو ہوتی ہیں، عائشہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے میں پرسنل کروں یا جو بھی؟ علیسا کو ابھی بھی تب چڑھی ہوئی تھی۔ کرو کرو یار، جو مرضی کرو، بلکہ رومانس۔ ابھی عائشہ بولتی علیسا نے ایک اور کوشن اسے دے مارا۔ نکلو یہاں سے ورنہ ابھی تمہارا سر پھوڑ دوں گی میں۔ علیسا کا غصے سے برا حال تھا، عائشہ ہنستے ہوئے کمرے سے چلی گئی، گویا اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ علیسا کو کچھ زیادہ ہی دبا چکی ہے۔ نالائق لڑکی، علیسا بولتی اپنی کتابوں کی طرف بڑھ گئی، جبکہ یہ ساری کاروائی دیکھتے محسن کا کہکا بلند ہوا تھا۔ افرا بی جان کے کمرے میں جا رہی تھی جب سامنے سے آتا جہاں سیب دکھائی دیا۔ جہاں سیب کو دیکھتے ہی وہ فوراً پلر کے پیچھے چھپی تھی، جبکہ اسے چھپتے دیکھ کر جہاں سیب دیکھ چکا تھا۔ جہاں سیب چلتا پلر تک آیا اور اس کے پاس 100 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ جب کافی دیر بعد جہاں سیب وہاں سے نہ گزرا تو افرا پلر کے پیچھے سے نکلتی آگے کی جانب بڑھی، مگر سامنے جہاں سیب کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی، کیونکہ جہاں سیب اس کے منہ پر بھاری ہتھیلی رکھ چکا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے واپس پلر کے ساتھ لگا تھا۔ افرا کی طرف جھکا۔ مجھ سے چھپ کیوں رہی تھی؟ جہاں سیب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ میں تو نہیں چھپی، افرا صاف منہ کر گئی۔ اچھا، تو اس پلر کے پیچھے چھپ کر کے اپنے جیسی چپکلیاں ڈھونڈ رہی تھی؟ جہاں سیب اس کے شفاف چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ آپ نے مجھے چھپکلی بولا؟ افرا صدمے کی کیفیت میں بولی۔ نہیں، میں نے تو نہیں بولا۔ جہاں سیب صاف منہ کر گیا۔ آپ نے ابھی بولا اپنی جیسی چپکلیاں ڈھونڈ رہی تھی، افرا نے اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں، تو تمہیں چھپکلی تو نہیں بولا نا؟ جہاں سیب کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آپ نے بولا اپنی جیسی، مطلب میں چپکلی ہوں، افرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ اب تم خود ہی خود کو چھپکلی بول رہی ہو، میں نے تو کچھ نہیں بولا۔ جہاں سیب اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ؟ افرا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب اسے کیا بولے۔ جی مسز، میں کیا؟ جہاں سیب اپنی دائیں آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹے آپ، افرا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ذرا سا بھی نہیں ہل سکا۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ جہاں سیب اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹے، مجھے بی جان کے کمرے میں جانا ہے، افرا جہاں سیب کی طرف دیکھتے منت کرتے ہوئے بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ جہاں سیب رٹھائی سے بولا۔ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ افرا جہاں سیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور تم اتنی ڈھیٹ کیوں ہو؟ جہاں سیب بھی اسی کی ٹون میں بولا۔ اف، افرا نے صرف اتنا ہی کہا۔ اف کیا؟ جواب دو مجھے۔ جہاں سیب واپس اپنے سوال پر آیا تو افرا نے بیچاری سی شکل بنا کر جہاں سیب کی طرف دیکھا تو جہاں سیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے جانے دیں پلیز، افرا نے التجا کی۔ اوکے، پر مجھ سے چھپی کیوں؟ بس یہ بتا دو۔ جہاں سیب کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، اس لیے، افرا چل کر بولی۔
وہ تو آگے تمہارے پاس تھوڑا سا ہے، مزید خراب کر کے دماغ سے فارغ ہونا ہے کیا؟ جہانزیب آج اسے صبح کے وقت تارے دکھانے کے ارادے میں تھا۔ جہانزیب کی بات پر افرا کا پارا ہائی ہوا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ غصے پر قابو نہ پاتے جہانزیب کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دی، جبکہ جہانزیب حیرانگی سے افرا کو دیکھ رہا تھا جو اس کا گوشت کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر تم نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنے دانت نہیں ہٹائے تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ جہانزیب کی گمبھیر آواز سنتے ہی افرا فوراً پیچھے ہٹی۔ عید تو 2 دن بعد ہے، پر تم تو آج ہی گوشت کھانے کا ارادہ رکھتی ہو، وہ بھی میرا، اپنے شوہر کا، اپنے مجازی خدا کا، وہ بھی زندہ شوہر کا۔ جہانزیب نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا جو سرخ ہو چکا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کو ذبح کر دوں؟ افرا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے بولی جہاں اس نے کاٹا تھا۔ تو تم اپنے شوہر کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ جہانزیب مسکراتے ہوئے بولا ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر سوچ رہی ہوں اللہ آپ کی قربانی قبول کر لیں گے بھلا، آخر اتنا ڈھیر شوہر ہے میرا۔ افرا بھی مسکراتے ہوئے بولی ایک بکری کا بچہ تم سے قابو نہیں ہوتا اور اپنے شوہر کو ذبح کرو گی، اسٹرینج۔ جہانزیب اس کا مذاق بناتے ہوئے بولا وہ جانور ہے، کاٹ بھی سکتا ہے، آپ شوہر ہیں، آپ کم سے کم کاٹیں گے تو نہیں؟ افرا جہانزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی صحیح کہا تم نے، میں تمہیں کاٹوں گا نہیں، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ جہانزیب اس کے کان کے پاس رکتے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو افرا کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ وہ پوری جان لگاتی جہانزیب کو دھکا دیتی وہاں سے نکلی اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اسے اپنے پیچھے سے جہانزیب کا جاندار کہکا سنائی دیا۔ آپی، آپی۔ علی علیسا کو آوازیں دیتا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے، علیسا علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپی باہر آئیں اور دیکھیں بابا بکرا لائے ہیں۔ علی نے علیسا کو بتایا، جبکہ علیسا خوشی سے اچھل پڑی۔ سچی؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ علیسا نے بولتے علی کے ساتھ لان کی طرف قدم بڑھائے۔ ماشاءاللہ بابا جان یہ کتنے پیارے ہیں۔ علیسا اپنے سامنے 6 بکروں کو بندھے دیکھ کر بولی تو سردار صاحب علیسا کی طرف دیکھتے مسکرا دیے۔ انہی پیارے بکروں کو کھانا ہے آپ نے؟ عمر علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جی نہیں، ہماری آپی نہیں کھاتی۔ احمد نے فوراً سے جواب دیا اور یہ سچ بھی تھا، وہ واقعی میں کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس بار کھائیں گی؟ عمر نے نیا شوشہ چھوڑا۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گی انہیں، علیسا نے فوراً صفائی دی۔ ہم مقسم بھائی جو بلائیں گے وہ آپ کو کھلائیں گے۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا جی نہیں میں پھر بھی نہیں کھاؤں گی، علیسا نے فوراً انکار کیا۔ سوچ لیں، ہم بھائی کو بلائیں گے۔ عمر نے پھر سے دھمکانا چاہا۔ تم بلا لینا، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، علیسا بھی چیلنج کرتے ہوئے بولی۔ آپی یہ دیکھیں، یہ والا آپ کا ہے۔ عاصم ایک بکری کے قریب جاتے ہوئے بولا چھوڑو بھائی، یہ آپی والا نہیں، یہ میرا والا ہے۔ احمد بکری کی رسی پکڑتے ہوئے بولا، جبکہ بکری نے ایک دم سے احمد کے پیٹ میں اپنا سر دے مارا، جبکہ احمد کچھ فاصلے پر جا گرا۔ دیکھا، یہ آپی والا ہی ہے۔ عاصم احمد کو اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر سب کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ ایک بند گھر کا منظر تھا، جہاں باہر سے دیکھنے سے تو وہ کوئی ویرانہ لگتا تھا، مگر اندر اس گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ پتہ چلا ایس پی کا کچھ ہاور؟ اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس گھماتے ہوئے بولا نہیں سر، وہ اس دن سے غائب ہے جس دن سے اس کی ملاقات مقسم میر احمد سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے شک ہے وہ مقسم کی قید میں ہے۔ وہ آدمی ہاورڈ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا مطلب یہ چال پھر مقسم میر احمد کی ہے تاکہ ایس پی کے ذریعے وہ مجھے پکڑ سکے۔ ہاورڈ حرام شراب اپنے گلے میں انڈیلتا ہوا بولا اپنے جاسوس چھوڑو ہر جگہ پر تاکہ پتہ چلے کہ مقسم آگے کون سی چال چلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاورڈ سامنے کھڑے آدمی کو حکم دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آدمی سر جھکاتا بولا سر، عید کے دوسرے دن مقسم میر احمد اور جہانزیب احمد خان کی شادی ہے۔ اچھا، تو شادی کر رہا ہے، چلو کرنے دو، اس کے بعد اس کی بیوی کو اٹھاؤں گا اور اپنی رکھیل بناؤں گا، اور پل پل مرے گا وہ سالہ کمینہ۔ ہاورڈ کمینگی سے کہکا لگاتا ہوا ہنسا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آدمی اس کے حکم کو مانتا وہاں سے چلا گیا۔ تم نے میری جتنی بربادی کرنی تھی کر لی مقسم میر احمد، اب برباد ہونے کا وقت تمہارا ہے۔ تمہیں اس طریقے سے برباد کروں گا کہ تم 100 بار مرو گے اور 100 بار جیو گے، مگر تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ تیری بیوی کو اٹھا کر سب سے پہلے اس کی عزت کو باغبان کروں گا اور پھر دنیا کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمینگی سے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ علیسا بیڈ پر بیٹھی اپنی ڈریس سیکھ رہی تھی جو صبح ہی مقسم نے عید کے لیے بھجوائے تھے۔
اس میں علیسا کے ڈریسز، مہندی، چوڑیاں، جویلری، ہر چیز موجود تھی۔ علیسا بے حد خوش ہوتی ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ یہ سارا منظر مقسم اپنی آنکھوں میں قید کر رہا تھا۔ مقسم نے فون اٹھایا اور علیسا کو کال ملائی۔ فون علیسا کے پاس ہی تھا، اس سے فوراً کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، علیسا نے خوشیلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیگم؟ مقسم بھی مسکراتا ہوا بولا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سامان پسند آیا عید کا؟ مقسم نے علیسا سے پوچھا۔ جی بہت پیارا ہے، تھینک یو، علیسا مقسم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ اتنا سمپل تو تھینک یو میں نہیں لینے والا، مجھے تو اسپیشل تھینک یو چاہیے، اور وہ لینے کے لیے میں خود ہی رات کو آ جاؤں گا تم سے ملنے۔ مقسم لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جماتا ہوا بولا۔ بیگم، کل چاند رات ہے، اور چاند رات تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی مناؤں گا، اس لیے پہلے بتا رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے سونا مت۔ اگر تم مجھے سوتے ہوئے ملی تو تمہاری خیر نہیں۔ مقسم نے گویا اسے دھمکایا۔ آپ نہیں آ سکتے پلیز، علیسا نے اسے روکنا چاہا۔ مجھے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا بیگم، اس سے فضول کی بحث کرنا بند کر دو۔ مقسم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ لیکن لیکن کچھ نہیں، رات کو میں آ رہا ہوں، بس بات ختم۔ اس سے آگے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، نہ مانوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ، رات کو ملاقات ہوگی۔ مقسم بولتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ علیسا پریشان ہوتی فون کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ اسے کیسے سمجھا سکتی تھی کہ جبکہ وہ اس کی ایک بھی بات سنے بغیر اپنی سنا کر کال کاٹ گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر مقسم ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ علیسا کا نیند سے برا حال تھا۔ وہ مقسم کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس سے ایک نظر کھڑی کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں منہ دھونے کے غرض سے چلی گئی۔ مقسم کھڑکی کے راستے سے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے میں داخل ہو کر اچھے سے کھڑکی کو بند کر دیا۔ کھڑکی کے آگے پردے کر کے وہ کمرے کی جانب مڑا مگر وہاں پہ کوئی نہ تھا۔ مقسم کے ماتھے پہ ایک ساتھ کئی پل نمودار ہوئے، تبھی واش روم سے علیسا نکلتے ہوئے دکھائی دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ چاند مبارک میری جان۔ مقسم بولتا ہوا علیسا کی طرف بڑھا اور اسے کس کے گلے سے لگا لیا، جبکہ علیسا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پیچھے تو ہٹے، میرا سانس گھٹ رہا ہے، علیسا کی ہلکی سی آواز مقسم کو سنائی دی تو وہ مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا اور باغور اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا، جبکہ آنکھوں میں نیند صاف واضح تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا، جبکہ اس ہونے والے اچانک اتفاق پر علیسا بکھلا گئی اور مقسم کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے نیچے اتاریں، علیسا مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری جان میرا انتظار کر رہی تھی۔ مقسم اسے پیٹ پر لیٹاتا خود ساتھ لیٹتے ہوئے بولا۔ انتظار کرنا بنتا تھا، آپ نے دھمکایا ہی اتنا تھا، علیسا منہ بناتے ہوئے بولی تو مقسم بے ساختہ مسکرایا۔ تمہیں دھمکانا بھی بنتا تھا، ورنہ آپ کی نیند تو اتنی پکی ہے کہ آپ واقعی میں سو جاتی۔ مقسم اسے اپنے ہزار میں رکھتے ہوئے بولا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بی جان کو پتہ چلا تو وہ بہت ڈانٹیں گی، علیسا نے اس کو سمجھانا چاہا۔ انہیں کون بتائے گا؟ نہ تو میں بتاؤں گا اور نہ تم بتاؤ گی، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنی ہے، نہ کہ فضول گفتگو میں وقت گزارنا ہے۔ اس سے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، عیدی پسند آئی تمہیں؟ مقسم علیسا کے بال کھولتے ہوئے بولا۔ کون سی عیدی؟ علیسا مقسم کی طرف سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہی یار جو صبح بھجوائی تھی۔ مقسم اس سے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ وہ عیدی تو نہیں تھی، مقسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر وہ عیدی نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ مقسم اب کی بار اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ وہ تو عید کے کپڑے تھے نا، عیدی تو کچھ اور ہوتی ہے، علیسا نے اسے یاد دلانا چاہا کہ عیدی یہ نہیں ہوتی۔ اچھا تو اب عیدی میں بتاؤ تمہیں میں کیا لا کر دوں؟ بکرا لا کر دوں، بھینس لا کر دوں یا اونٹ لا کر دوں؟ بتاؤ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ مقسم اس کی گردن میں موجود چین کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا بولی جا رہے ہیں آپ؟ اب بھلا میں یہ سب کھاؤں گی؟ میں یہ سب نہیں کھاتی، میں نے آپ سے عیدی کا بولا ہے، جانوروں کا نہیں، علیسا اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی جیسے اس کے عقل پر ماتم کر رہی ہوں۔ بیگم یہ بکرا عید ہے، اور میری نظر میں اس عیدی کو چھوڑ کر جو صبح میں نے بھیجی ہے یہی عیدی رہ جاتی ہے، تو بتاؤ تم کیا لینا پسند کرو گی، بکرا، بھینس یا اونٹ؟ مقسم نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ اوفو، کچھ نہیں، آپ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، علیسا نے صاف انکار کیا۔
क्योंकि वो मज़ीद ऊँट, बकरा या भैंस के नाम नहीं सुन सकती थी। क्यों नहीं चाहिए? अब तो मैं अपनी बेगम को उसके मुताबिक ईदी देकर ही रहूँगा। चलो, अब बताओ शाबाश, क्या चाहिए तुम्हें? मुक्सिम उसका हाथ लबों से लगाते हुए बोला, मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स, टेडी बियर और बहुत सारी नॉवेल्स की किताबें, बस। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये नॉवेल्स वाला काम तो मैं नहीं कर सकता बेगम। ये आप खुद ही करना। मेरे साथ चली जाना शादी के बाद। बाकी आपकी ईदी आपको सुबह पहुंच जाएगी, बल्कि मैं खुद देने आऊँगा। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला। बस? और कुछ? मुक्सिम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, नहीं कुछ नहीं, बस। अलीसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, चलो फिर ये बताओ मेरी बेगम ने मुझे कितना मिस किया? मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला, मैंने आपको बहुत मिस किया। अलीसा मुक्सिम के सीने पर सर रखते हुए बोली। सीरियसली? क्या वाकई में? मुक्सिम को जैसे यकीन नहीं आया था कि अलीसा ने वाकई उसे मिस किया है। जी बहुत ज़्यादा। अलीसा ने अपना आसान मुक्सिम के गिर्द बांधा था, जबकि मुक्सिम को तो ये ख्वाब ही लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तक तो अलीसा उससे दूर भागती थी, मगर आज वो खुद उसके गले लगी हुई थी। क्या तुमने मुझे कबूल कर लिया है? मुक्सिम ने अलीसा की तरफ देखते हुए पूछा, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको कबूल क्यों नहीं करूंगी? अलीसा अपना सर उठाकर मुक्सिम के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तो उसके इज़हार पर मुक्सिम सरशार सा होता मजीद उसे खुद में भींच गया। आपको पता है, मुझे पहले आपसे बहुत डर लगता था। अलीसा मुक्सिम के सीने पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए बोली। फिर? मुक्सिम ने दिलचस्पी से पूछा, फिर मुझे आप बहुत अच्छे लगने लग गए। अलीसा उसके सीने पर अपनी उंगली से कभी अपना तो कभी मुक्सिम का नाम लिखते हुए बोली। फिर? मुक्सिम आंखें बंद करता उसकी उंगलियों की हरकत को महसूस करता मुस्कुरा कर बोला, और फिर अब आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अलीसा आखिर में मुस्कुरा कर बोली, जबकि मुक्सिम का दिल एकदम से धड़का था। कितने साफ लफ्जों में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मुक्सिम ने करवट बदली और अलीसा का सर अपने बाजू पर रखा। और क्या महसूस करती हो तुम मेरे लिए? शायद मुक्सिम अलीसा से मुकम्मल इजहार सुनने के मूड में था। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। आपने मुझे अपनी आदत डाल दी है। आपके बगैर खाने का पहला निवाला अलग से नहीं उतरता, क्योंकि आपने वो भी मुझे आदत डाल दी है। मेरा दिल करता है कि हर वक्त आप मेरे पास रहें। मेरा दिल करता है मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा तंग करूं। अलीसा मुस्कुराते हुए अपने दिल का हाल बयान किया, जबकि मुहसिन तब से खुद पर काबू पाता एकदम बेकाबू हुआ था, और अगले ही लम्हे अलीसा की सांसें कैद कर चुका था। उसके लम्स में शिद्दत थी, जुनून था, जो आज से पहले अलीसा ने नहीं महसूस किया था। अलीसा मुहसिन की इस हरकत पर आंखें फैलाए खुद पर झुके मुहसिन को देखने लगी। उसके उसे कंधे से थामकर पीछे करना चाहा, मगर वो उसके हाथों को कैद करता सर के पास सखी पर लगा गया था, जबकि अलीसा की सारी मसम्मत धरी की धरी रह गई थी। काफ़ी देर बाद खुद को सैराब करते मुझसे पीछे हटा और अलीसा की तरफ देखा, जो लंबे लंबे सांस ली थी। उसके सीने से सर टिका गई थी, जबकि होंठों पर एक खून की नन्ही सी बूंद नुमादार हुई थी। मुक्सिम ने मुस्कुराते अपने लबों से उस बूंद को साफ किया और उसकी आंखों को शिद्दत से छुआ। तुम्हारा इजहार आज मुझे कितना सरशार कर गया है तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे लग रहा है जैसे मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया हो। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करोगी, मगर तुमने साबित किया है कि अल्लाह ने तुम्हारा दिल नफरत के लिए बनाया ही नहीं। मैं सारी दुनिया लुटा सकता हूँ तुम्हारे लिए मेरी जान। मुक्सिम उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए बोला, मैं आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती। आप मेरे शौहर हैं। अलीसा हल्की सी आवाज़ से बोलती मुक्सिम के सीने में मुंह छुपा गई, जबकि मुक्सिम उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। फिर बातें करते करते अलीसा नींद की वादियों में उतर गई। मुक्सिम उसकी तरफ देखते मुस्कुराया और शिद्दत से उसका गाल चूमा। उसका दिल कर रहा था अलीसा को लेकर बहुत दूर चला जाए, जहाँ उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। आज अलीसा ने खुलकर मुक्सिम से बातें की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया था, मगर मोहब्बत बोलकर नहीं, शोहर बोलकर। मुक्सिम को लग रहा था कि उसे सातवें आसमान पर बिठा दिया गया है। मुक्सिम ने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 4 बज गए थे और कुछ ही देर में फजर की आसान होने वाली थी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था जाने को, मगर मजबूरी थी। सुबह ईद की नमाज के लिए भी जल्दी उठना था, और उससे अलीसा की नींद की भी बहुत फिक्र थी। इससे मुस्कुराता हुआ उठा और अलीसा को एक नज़र देखकर उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते जिस रात से आया था उस रास्ते से वापस चला गया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान। जहाँ से बीजान का हाथ अकीदत से चूमते हुए बोला, वालेकुम सलाम, तुम्हें भी ईद मुबारक। बीजान मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ईद मुबारक चची जान।
जहाँ से रसिया बेगम और समरा बेगम से मिलते हुए बोला, है मुबारक बच्चे, खुश रहो। समरा बेगम जहाँ से को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोली, बीजान भाभी की कॉल आई है। जहाँ से को अपने पीछे से इफ्रा की आवाज़ सुनाई दी तो उससे पलट कर देखा तो कुछ पल तो वो उसे दिखता ही रह गया। इफ्रा वाइट और पिंक फ्रॉक साथ हल्का सा मेकअप किए, बालों को चुटिया में कैद किए बहुत प्यारी लग रही थी। इफ्रा ने नज़र उठाकर चांदसेब की तरफ देखा जो सफ़ेद शलवार कमीज पहने अपनी मुकम्मल वजाहत लिए उसे हमेशा की तरह उसके दिल में उतार रहा था। उसे खुद को देखता पाकर इफ्रा ने फौरन नसें झुकाई थी, जबकि उसकी ये अदा चांदसेब का दिल धड़का गई थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बीजान, कैसी हैं आप? अलीसा ने एक ही सांस में सब पूछ डाला। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? बीजान वीडियो कॉल पर अलीसा को देखते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह बीजान, मैं ठीक हूँ। अलीसा मुस्कुराते हुए बोली। और ये क्या, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? बीजान अलीसा को सादा से हुलिया में देखते हुए बोली। वो बीजान, मैं अभी उठी हूँ, बस होने लगी हूँ तैयार, सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लूँ। अलीसा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसे शादीशुदा लड़कियां सादा कपड़े पहन के नहीं बैठती, और आज तो ईद भी है। चलो शाबाश बच्चा, जल्दी जल्दी उठो और प्यारा सा तैयार हो जाओ, और फिर मुझे अपनी तस्वीरें भी भेजना। बीजान अलीसा से मुस्कुराते हुए बोली। ओके बीजान, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बच्चा। बीजान अलीसा से बोलती फोन इफ्रा की तरफ बढ़ाया। चची जान, मुझे चाचा जान के साथ डेरे पर पहुंचना है। आप प्लीज़ मेरे कपड़े प्रेस करवा दें किसी को बोलकर। चांद से सुमेरा बेगम की तरफ देखते हुए बोला। क्यों नहीं, बेटा जाओ फरी, जहाँ से भी कपड़े प्रेस करके दो। समरा बेगम इफ्रा की तरफ देखते हुए बोली। जी अम्मी। इफ्रा बोलते हुए उठ खड़ी हुई और कदम जहांसेब के कमरे की तरफ बढ़ाए, जबकि जहांसेब की नजरों ने उसका पीछा तब तक किया था जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। हाय अल्लाह, मैं कौन से कपड़े निकालूं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अगर वो आ गए तो? नहीं नहीं, उनके आने से पहले मुझे कपड़े प्रेस करके यहाँ से जाना है। इफ्रा जहांसेब की अलमारी खोले सामने खड़ी उससे ही बातें कर रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कौन से कपड़े निकाले और कौन से नहीं, और किसी भी हाल में वो जहांसेब के कमरे में आने से पहले पहले उसे यहाँ से निकलना था। क्या करूँ, कौन से निकालूं? इफ्रा काफ़ी कंफ्यूज सी हो रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोहर का एक ड्रेस सेलेक्ट नहीं होता तुमसे। कितनी नालायक बीवी हो तुम। इफ्रा को अपने पीछे से जहांसेब की आवाज़ सुनाई थी तो उससे मुड़ना चाहा, मगर जहांसेब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। अगर वो पीछे मुड़ती तो ज़रूर जहांसेब से टकरा जाती, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब मुझे क्या पता आपको कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा नहीं? इफ्रा लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। तुम्हें पता होना चाहिए मिसेस। जहांसेब एक ड्रेस निकालता उसके हाथ में थमाता हुआ बोला, जबकि जहांसेब का मजबूत बाजू इफ्रा के सर को टच हो रहा था, जिससे वो और भी घबरा रही थी। इसलिए इफ्रा से वहां जल्दी से निकलना चाहा, मगर जहांसेब उसके आगे बाजू रखकर उसे रोक चुका था। तुमने तो अपने शोहर को ईद मुबारक भी नहीं बोला। अच्छी बीवियां ऐसी होती हैं क्या? जहांसेब इफ्रा का मुकम्मल जायजा लेते हुए बोला। ईद मुबारक। इफ्रा ने बोलकर आगे बढ़ना चाहा, मगर जहांसेब उसकी कमर में हाथ डाले उसे एक ही झटके से अपनी तरफ खींच चुका था, जबकि इफ्रा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते सीधा उसके सीने से आ लगी थी। बहुत ही नकम्मी बीवी हो तुम। कुछ आता जाता नहीं तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। जहांसेब उससे और करीब करते हुए बोला, जबकि इफ्रा पर कपाहट तारी हो चुकी थी। ईद मुबारक मिसेस जहांजेब अहमद। जहांसेब उसके कान में सरगोशी करता उसके कान पर रब रख गया, जबकि इफ्रा तो फ्रीज हो चुकी थी उसके अमल पर। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? दोबारा बोलूं? जहांसेब इफ्रा का चेहरा देखते हुए बोला जो सुर्ख हो चुका था। छोड़े मुझे। इफ्रा खुद को जहांसेब के बाजू में खड़ा देखते खुद को छुड़वाते हुए बोली, जबकि जहांसेब अपनी गिरफ्त और मजबूत कर चुका था। कहाँ मिसेस, अब तो कहीं नहीं जा सकती तुम। पहले अपने शोहर को अच्छे तरीके से ईद मुबारक तो कह लेने दो। जहांसेब बोलता उसके दूसरे गाल पर भी शिद्दत से लब रख चुका था, जबकि उसकी दोबारा उसी हरकत पर इफ्रा अपनी धड़कनों का शुमार करती रह गई थी। आपको क्या हो गया है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। इफ्रा जहांसेब की तरफ देखती हिम्मत करते हुए बोली। पहले मेरी शादी भी तो नहीं हुई थी। अब मेरे पास मेरी बीवी मौजूद है, तो ऐसा तो होना बनता है ना मिसेस। जहांसेब इफ्रा की तरफ शौक नसों से देखता हुआ बोला। प्लीज मुझे छोड़े, मुझे आपके कपड़े प्रेस करने हैं। इफ्रा जहांसेब को इल्तिजाई नसों से देखते हुए बोली। पहले ईद मुबारक तो बोलो। जहांसेब अभी भी अपनी बात पर अटका हुआ था। मैं कैसे? इफ्रा कंफ्यूज होते हुए बोली।
جیسے میں نے بولا ویسے؟ جہاں زیب نے آنکھوں میں چمک لیے بتایا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو نا، پھر یہ خوف کیسا؟ جہاں زیب اسے کپکپاتے دیکھ کر بولا، آپ مجھے بار بار میری محبت کا تانا کیوں دیتے ہیں؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے حفیظ سے بولی۔ تو نہیں کرتی کیا؟ جہاں زیب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کرتی ہوں، پر آپ اس سے تانا تو نہ دیا کریں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں دیتا، پر اگر تم محبت کرتی ہو تو ڈرتی کیوں ہو اتنا؟ جہاں زیب نے اصل بات پوچھی۔ میں تو نہیں ڈرتی، افرا نے بہت بے خوفی سے بولا۔ سیریسلی؟ جہاں زیب نے اپنی بائیں آئی برو اچکائی تو افرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عید مبارک تو تم سے بولا نہیں کیا ابھی تک؟ جہاں زیب پھر اسی بات پر آیا۔ افرا نے ایک نظر جہاں زیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اسے گلے لگ گئی، جبکہ اب فریز ہونے کی باری جہاں زیب کی تھی۔ عید مبارک میاں جی، افرا مسکرا کر بولی اور اس سے الگ ہوئی۔ جہاں زیب کی شکل دیکھتے ہی افرا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ جہاں زیب تو مانو پتھر ہی بن گیا۔ افرا یہی موقع پاتے ایک سیکنڈ کی بھی دیکھیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ افرا کے الگ ہونے سے جہاں زیب ہوش میں آیا۔ تم ادھر آؤ۔ جہاں زیب افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اب اس کے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں تو نہیں آنے والی اب، افرا منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ میں بول رہا ہوں ادھر آؤ افرا۔ جہاں زیب بولتا اس کی جانب بڑھا اور اس سے پہلے افرا کمرے کا دروازہ کھولتی بھاگ چکی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی تم؟ ایک بار میرے ہاتھ لوگو ذرا۔ جہاں زیب افرا کو بھاگتے دیکھ کر بڑبڑایا، وہ بھی مسکرا دیا۔ عید مبارک تو بڑے کمال کا بولا ہے مسز۔ وہ خود سے بول کر مسکرا دیا۔ لیسا اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو کر تصویریں لینے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ کھولا اور مقسم اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، عید مبارک بیگم۔ مقسم علیسا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ علیسا نے مڑ کر مقسم کی طرف دیکھا۔ مقسم سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر اجرک لیے، ایک ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی پہنے، نفاست سے بال سیٹ کیے، بھرپور وجاہت کا شاکار لگ رہا تھا۔ علیسا نے اسے دیکھتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا، جبکہ علیسا کے مڑنے پر مقسم کے قدم رکے تھے۔ وہ مقسم کے بھیجے کے ریڈ ڈریس، جولری، ہلکا سا میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے، دوپٹہ ایک سائڈ کندھے پر ڈالے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی عید مبارک، علیسا مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ مقسم ایک ہی جس میں علیسا تک پہنچتا اس سے گلے لگاتا ہوا بولا، آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ علیسا نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو مقسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میری عیدی، علیسا مقسم سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ کون سی؟ مقسم انجان بنا۔ کیا مطلب، میری عیدی نہیں لائے نا آپ؟ علیسا نے حفکی سے بولا۔ اوہو یار، بھول گیا۔ مقسم بھولنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا آپ بھول بھی گئے؟ علیسا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کچھ بھولے اور میں کچھ بھول جاؤں؟ لایا ہوں تمہاری عیدی۔ مقسم مسکراتا ہوا بولا اور سائڈ صوفے سے ایک بڑا سا باکس اٹھایا جسے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رکھا تھا، مگر علیسا کی نظر نہیں گئی تھی اس پر۔ اس باکس کو دیکھتے ہوئے علیسا کی آنکھیں چمکی۔ مقسم نے وہ باکس لا کر علیسا کو تھمایا، جبکہ علیسا نے اسے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھولنا بھی شروع کر دیا۔ باکس کھولتے ہی اس میں بہت زیادہ مقدار میں چاکلیٹس موجود تھیں۔ وہ سارا باکس چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا، جبکہ سائڈ پر بہت خوبصورت گجرے پڑے تھے۔ تھینک یو، علیسا خوش ہوتے ہوئے بولتی۔ فوراً مقسم کے گلے ہی لگ گئی، جبکہ علیسا کی اس حرکت میں مقسم بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ بیگم، مجھ پر اتنی زیادہ عنایتیں مت کرو، یہ نہ ہو کہ 2 دن کا صبر بھی مجھ پر مشکل ہو جائے۔ مقسم اسے اور زور سے گلے لگاتا ہوا بولا۔ آپ سے صبر ہوتا کب ہے؟ علیسا مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم، یہ صبر ہی ہے جو میں 1 ہفتے سے کر رہا ہوں۔ مقسم نے اسے یاد دلایا کہ وہ 1 ہفتے سے اس سے نہ مل کر صبر ہی کر رہا ہے۔ کیسا صبر؟ کل بھی آپ مجھ سے ملنے آئے تھے، آج بھی آپ اب مجھے ملنے آئے ہیں، علیسا نے بھی یاد دلایا۔ صرف ملنے آیا تھا بیگم، شکر کرو تمہارے پاس رات نہیں رکا، اور یہ میرا صبر ہی ہے جو تم سکون سے یہاں رہ رہی ہو، ورنہ اب تک تو تم میرے پاس ہی ہوتی اور کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی میری بیوی کو مجھ سے دور کرتا۔ یہ تو بس بی جان کا حکم تھا جو میں نے سر خم کر کے مان لیا، مگر اس کے بعد تمہیں 1 دن کی بھی مہلت نہیں دوں گا مجھ سے دور ہونے کی۔ مقسم اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، اچھا چھوڑے، مجھے تصویریں بنوانی ہیں، بی جان نے بولا ہے انہیں سینڈ کرنی ہے، علیسا مقسم کے آثار سے خود کو چھڑواتے ہوئے بولی۔ چلو میں بناتا ہوں۔ مقسم اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے بولا اور اسے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھا، سامنے والے باکس میں سے گجرے نکالے اور علیسا کے ہاتھ پکڑ کر اس کی نازک کلائیوں میں پہنانے لگا۔ کیسے لگے؟
मुक्सिम अलीसा के हाथ लबों से लगाते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है। अलीसा मुस्कुरा कर बोली। मगर तुमसे कम। मुक्सिम फ़ोन निकालता, अलीसा को अपने हज़ार में रखता, फ़ोन सामने करता, तस्वीरें लेने लगा। कुछ तस्वीरें लेकर मुक्सिम ने बीजान के नंबर पर सेंड कर दी, जबकि अलीसा एकदम से चीखी थी, ये आपने क्या कर दिया? बीजान देखेंगी तो बहुत डांटेंगी। उन्होंने मना किया था कि आपसे नहीं मिलना। अलीसा को अपनी परेशानी लाहक हुई। वो कुछ नहीं कहेंगी, और तुम कभी इतना परेशान अपने शोहर के लिए भी हो जाया करो बेगम। मुक्सिम उसके गाल पर हल्की सी बाइट काटते हुए बोला, क्या मसला है आपको? मैंने इतनी मुश्किल से मेकअप किया है, आपने सारा खराब कर दिया। अलीसा अपनी गाल पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर बोली, जबकि मुक्सिम उसकी शक्ल देखते हुए कहका लगाकर हंसा। आज ईद का दूसरा दिन था और उन चारों की मेहंदी भी उसी दिन थी, जबकि हर तरफ हर कोई मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ था। कोई कुछ कर रहा था और कोई कुछ। सब लोग हवेली से आ चुके थे और मेहंदी का इंतज़ाम हॉल में किया गया था। अलीसा को ब्यूटिशियन तैयार करने आ चुकी थी, जबकि उसके पास आयशा और इफ़रा के पास मरियम मौजूद थी। माशाल्लाह लाली, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आयशा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली, जो मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। आमना बेगम अलीसा की तरफ देखते हुए बोली, तो अलीसा उनकी तरफ देखती मुस्कुरा दी। कब्जा ग्रुप ओनर, हमारी भी बारी आने दो, हमें भी देखने दो हमारी बहन कितनी प्यारी लग रही है। आयशा को अपने पीछे से उमर की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उसके कब्जा ग्रुप ऑनर कहने पर वहां पर मौजूद सब अफराद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। लो, देख लो तुम, खाने नहीं लगी मैं तुम्हारी बहन को। आयशा चलकर उमर की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारा बस चले तो तुम खा भी जाओ, मगर क्या है ना, हमें हमारी बहन बहुत प्यारी है, इसलिए तुम इससे पहले इसे खाओ, हम उससे पहले तुम तक पहुंच जाते हैं, ताकि तुम ऐसा कोई काम भी सरंजाम ना दे सको। उमर उसे मज़ीद चलाते हुए बोला, तुम लोग तो चलते ही रहना, बस मेरे और मेरी दोस्त के प्यार से। वैसे भी जहाँ मोहब्बत हो दुनिया वहां पर चल चल कर हाँक हो जाती है, और हमें देखकर तो एक क्या, पूरी की पूरी दुनिया हाँक हो जाती है। आयशा भी जलकर जवाब देती उमर की तरफ देखते हुए बोली। खुशफहमी लाइलाज है मोहतरमा, दुनिया चलेगी वो भी तुमसे। आई कांट बिलीव दिस। उमर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, लाली, तुम अपने भाई को समझा लो, वरना एक कत्ल तो मुझसे लाजमी हो जाएगा। आयशा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। इतना फालतू हून समझा है क्या, जो ऐसे ही कत्ल कर दोगी? मैं तो अभी लिख कर रखता हूँ कि अगर मैं किसी भी दिन अचानक मर गया तो उसके पीछे मोहतरमा आयशा मंसूर का हाथ होगा। उमर लापरवाह अंदाज से बोलता अलीसा की तरफ बढ़ा। अच्छा बस करो, कितना लड़ते हो तुम लोग। और उमर, तुम थोड़ा लिहाज करो, अकल कर लिया करो थोड़ी सी। आमना बेगम उमर को घूरी से नवाजते हुए बोली। माशाल्लाह, हमारी शहजादी तो आज शहजादियों को भी मात देने के चक्कर में है। उमर अलीसा का माथा मोहब्बत से चूमते हुए बोला, जबकि भाई की इस कदर मोहब्बत पर अलीसा बेहद खुश होती मुस्कुरा उठी। भाई, हमें भी तो मिलने दो अपनी शहजादी से। अलीसा को अपने पीछे से सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी, तो वो फौरन उठ खड़ी हुई। बाबा जान, अलीसा बोलती हुई उनकी तरफ बढ़ी और उनके गले लग गई। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और उसके माथे पर पहुंचा दिया। अपनी जेब से पैसे निकाले और बगैर की नहीं, सारे के सारे उसके सर से वार दिए। आमना, ये किसी मुलाजिम को दे देना। सरदार साहब आमना बेगम की तरफ वो पैसे बढ़ाते हुए बोले, तो आमना बेगम ने वो पैसे पकड़कर पास खड़ी मुलाजमा को दे दिए और बोला कि सब में बांट लो, ये मेरी बेटी के सर का सदका है। बाबा जान, हमारी भी बारी आने दे। अली और अहमद बेचारा समूह बनाते हुए अलीसा और सरदार की जानी बढ़ते हुए बोले, जबकि उनकी शक्लें देखकर अलीसा खिलखिलाकर हंसी थी। हाय आपी जान, यू आर सो ब्यूटीफुल। अली अहमद अलीसा को देखते हुए जोश से बोले। आपी, यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। अली उसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। चलें जी, सब हॉल का टाइम हो गया है, मेहमान पहुंचने वाले होंगे। आसिम ऊंची आवाज से बोलता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ था। माशाल्लाह। आसिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला। मैं, आपी और भाई हम एक साथ आएंगे। अली और अहमद, तुम दोनों मामा पापा के साथ आ जाओगे। आसिम सबकी तरफ देखते हुए बोला। आयशा मेरे साथ जाएगी। अलीसा आसिम की तरफ देखते हुए बोली तो वह हाँ में सर हिलाता आगे चल दिया, जबकि सब उसके पीछे पीछे ही थे। इफ़रा तैयार हो गई बेटा? समरा बेगम ने मरियम से पूछा। जी आंटी, बस तैयार हो गई है, ब्यूटिशियन वाली बस उसका लास्ट टच दे रही है। आप आ जाए और देख लें इसे। मरियम उन्हें मुस्कुराकर जवाब देती इफ़रा के कमरे में चली गई, जबकि समरा बेगम भी उसके साथ ही थी। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। समरा बेगम इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जो मेहंदी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी।
समरा बेगम की बात सुनकर इफ़रा मुस्कुराई। कितना टाइम लगेगा? समरा बेगम ब्यूटिशियन की तरफ देखते हुए बोली। बस मैम, इनका दुपट्टा सेट करना है और फिर ये रेडी हैं। ब्यूटिशियन ने समरा बेगम को जवाब दिया और इफ़रा का दुपट्टा सेट करने लगी। ठीक है मरियम, इसका दुपट्टा सेट हो जाए तो इसे लेकर आ जाना, हम सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, मेहमान बस पहुंचने वाले होंगे। समरा बेगम मरियम को हिदायत देती कमरे में चली गई। भाभी पहुंच गई हॉल में? इफ़रा मरियम की तरफ देखते हुए बोली। नहीं, वो लोग निकल गए हुए हैं, रास्ते में है, बस पहुंचने वाले होंगे, हमें भी जल्दी से पहुंचना है। मरियम इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली। मैम, ये आपका हो गया दुपट्टा सेट। ब्यूटिशियन इफ़रा की जानिब देखते हुए बोली और अपना सामान समेटने लगी। सब मेहमान हॉल में पहुंच चुके थे, जबकि इफ़रा और एलिसा भी पहुंच चुकी थी और उनको ब्राइडल रूम में बिठा दिया गया था और बाकी सारी फैमिली वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ थे। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इफ़रा एलिसा की तरफ देखते हुए बोली। माशाल्लाह, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी प्यारी देवरानी साहिबा। अलीसा आखिर में उसे छेड़ते हुए बोली। शुक्रिया जेठानी साहिबा। इफ़रा भी उसी के अंदाज से बोली। ओह देवरानी जेठानी, ये तुम लोग अपनी देवरानी और जेठानी वाली रिश्तेदारी घर जाके निभाना। अभी हमें भी देख लो यार, तुम लोगों की दोस्त तुम लोगों के पास ही बैठी है और तुम दोनों ध्यान ही नहीं दे रही। आयशा मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, मुझे तो नहीं दिख रही, कौन सी दोस्तें हैं इधर? इफ़रा, तुम्हें कोई नजर आ रही है क्या? अलीसा बिल्कुल अनजान बनते हुए बोली। नहीं भाभी, मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। इफ़रा अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। यकीन मानो, अगर तुम दोनों दुल्हन ना बनी होती तो अभी तुम दोनों की अकल टिकाने लगा देनी थी मैंने। आयशा उन दोनों को घूरते हुए बोली। अच्छा, तो तुम दोनों को हम दोनों नहीं नजर आ रही। चलो कोई बात नहीं, दोस्त ना सही शोहर तो नजर आएंगे ना। आयशा रुको तुम, इधर ही मैं अभी जहांसीब भाई को और मुहसिन भाई को बुला कर लाती हूँ। मरियम उठकर खड़ी होती हुई बोली। जबकि उसकी बात सुनते अलीसा इफ़रा एकदम से बोली। यार, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस ही हो गई। अलीसा उन दोनों की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोली। दुल्हने ना तो बोलती है और ना ही मजाक करती हैं, इससे अब तुम दोनों चुप करके बैठना। आयशा उन दोनों को उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली। क्यों, दुल्हने नहीं बोलती? मैं तो बोलूंगी, तुम चुप करके बैठो बस। अलीसा उल्टा आयशा को चुप करवाती हुई बोली। कैसी अहमक लड़की हो, एक तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही चुप करवा रही हो। आयशा पूरी दादी अम्मा वाली एक्टिंग करते हुए बोली। तुम मेरी दादी अम्मा का रोल मत प्ले किया करो, बस चुप करके बैठ जाओ। अलीसा ने फिर से उसे चुप करवाया। वैसे भी मैंने सुना था कि दुल्हनें नहीं बोलती, वो भी अपनी शादी तक चुप रहती हैं और शादी के बाद उनकी ये चुप उनकी शोहर ही तोड़ता है। आयशा आंखों में शरारत लिए अलीसा और इफ़रा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसकी बात समझते दोनों ने उससे घूरा था। शट अप आयशा, अगर अब तुमने कोई भी फजूल बात की ना तो उठाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। अलीसा आयशा को घूरते हुए बोली। तुम भला मुझे उठाकर बाहर कैसे फेंक सकोगी? आयशा हंसते हुए बोली। हाँ लाली, वैसे इतनी मोटी तो है, तुम इसे कैसे उठाकर बाहर फेंकोगी? मरियम भी हंसते हुए बोली तो अलीसा भी मुस्कुरा दी, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच थी। वो आयशा को उठाकर नहीं फेंक सकती थी, अलबत्ता उसे अपनी बातें सुनाकर जरूर कमरे से बाहर निकाल सकती थी। ओए, मोटी किसे बोला तुमने? आयशा तेवरी चढ़ाते मरियम की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हें? मरियम कंधे उचकाते हुए बोली। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो तुम लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। आयशा मुंह बनाकर बैठ गई, जबकि उसकी शक्ल देखते ही वो तीनों कहकर लगाकर हंसी थी। जहाँ से वो मुक्सिम स्टेज पर बैठे अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे, जबकि वो अभी तक नहीं आई थी। जाओ बेटा, अंदर से आयशा और मरियम को बोलो कि इफ़रा और लीसा को लेकर आ जाएं। बाहर बीजान एक लड़की की तरफ देखते हुए बोली तो अपनी जगह से उठती उन्हें पैगाम देने चली आई। आप ही बीजान बोल रही हैं कि दुल्हनों को लेकर आ जाए? वो लड़की उन्हें पैगाम देती वापस चली गई। चलो भाई, पैगाम आ गया तुम लोगों का। मरियम इफ़रा और लीसा की तरफ देखते हुए बोली और वो दोनों उठ खड़ी हुई और फिर उन चारों ने कदम बाहर की जाने बढ़ाए। हॉल में दुल्हनों के आने का शोर उठा तो मुक्सिम ने बेसाख्ता नसें उठाकर सामने की जाने देखा तो नसें वहीं पर ठहर गईं, जहाँ अलीसा आयशा मरियम और इफ़रा के हमरा चलती आ रही थी। अलीसा मुक्सिम के लाए के सब्ज और नारंगी लहंगे में फूलों के जेवरात पहने, दुपट्टा सर पर सेट किए, लाइट मेकअप किए कसम ढा रही थी। मुहसिन बिना पलकों को हरकत दिए सिर्फ उसे ही देखने में मसरूफ था, जबकि दूसरी जानिब झांसेब का भी कुछ ऐसा ही हाल था जो इफ़रा को देखकर बिल्कुल साकित हो चुका था। इफ़रा ने भी उसी की पसंद का लहंगा पहना हुआ था, जिसका रंग गुलाबी और पीला था। फूलों की जेवरात पहने, दुपट्टा सेट किए, लाइट मेकअप किए, बहुत खूबसूरत लग रही थी।
जहाँ सेब ने आज पहली बार उसे किसी और नज़र से देखा था। शायद ये निकाह की ताकत थी कि उसके दिल में इफ़रा के लिए पहले ही जगह बन चुकी थी। अलीसा ने नज़र उठाकर मुहसिन की जानिब देखा, जो सफ़ेद रंग का सूट पहने, ऊपर मेहरून वास्केट पहने, अपनी मुकम्मल वजाहत लिए बहुत हैंडसम लग रहा था। जबकि जहाँ सेब की भी ड्रेसिंग मुहसिन जैसी ही थी, वो दोनों महफिल में सबकी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। अलीसा को मुहसिन के साथ और इफ़रा को जहाँ सेब के साथ बिठाया गया था। सुनो। जहाँ सेब इफ़रा की जानिब थोड़ा सा झुकते हुए बोला, जी। इफ़रा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। आज ईद का दूसरा दिन है, आज के दिन की तो मुबारक दी ही नहीं तुमने। जहाँ सेब उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, जबकि उसकी बात पर इफ़रा ने हैरत से उसे देखा। हद है, अब दूसरे तीसरे दिन भी आपको ईद मुबारक बोलूं? इफ़रा सामने देखती हुई बोली। हाँ बिल्कुल, मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। जहाँ सेब जैसे उसे हुक्म सुनाते हुए बोला। और वो क्यों? इफ़रा उसे एक नज़र देखते हुए बोली। ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि तुम मेरे हर हुक्म की ताबेदार बनो और मेरी हर बात मानो। जहाँ सेब सामने देखते हुए बोला। इफ़रा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनो मिसेस। जहाँ सेब उससे दोबारा मुखातिब हुआ। जी। इफ़रा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। बहुत प्यारी लग रही हो। जहाँ सेब उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जबकि उसके हाथ पकड़ने से इफ़रा का दिल 200 की स्पीड से धड़का था। प्लीज़ छोड़ें, सब यहीं पर देख रहे हैं। इफ़रा जहाँ सेब के हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश करते हुए बोली, जबकि उसके हाथ पर गिरफ्त और मजबूत हो चुकी थी उसकी। जहाँ सेब ने बगैर जवाब दिए उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी, जबकि इफ़रा खामोश हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि बहस करना बिल्कुल फजूल है, इससे चुपचाप वो भी सामने देखने लगी, जहाँ बीजान उन्हें मेहंदी लगाने आ रही थी। अलीसा मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी। जब उसे अपनी कमर पर मुक्सिम के हाथ की हरकत महसूस हुई, उसे झटके से सर उठाकर मुक्सिम की तरफ देखा, जो बज़ाहिर तो सामने ही देख रहा था, मगर ध्यान सारा अलीसा की तरफ था। ये क्या कर रहे हैं आप? सब यहाँ पर मौजूद हैं। अलीसा अपनी कमर से मुक्सिम का हाथ हटाते हुए बोली। बहुत खूबसूरत लग रही हो बेगम। मुक्सिम बोलता दोबारा उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब कर चुका था, जबकि अलीसा ने घबराकर सबकी जानिब देखा, जिनका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। आपको शर्म नहीं आती? कोई देख लेगा। अलीसा दबी आवाज से घूरते हुए बोली। बेगम, एक तो तुम तमाम हथियारों से लेस होकर मेरे साथ बैठी हो, ऊपर से इस तरह घूर भी रही हो। अगर ऐसे ही घूरती रहोगी तो कल तक का इंतजार तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मुक्सिम झुककर उसके कान में सरगोशी करता उसकी सांस से उथल पुथल कर चुका था। क्या हो गया है आपको? आप चुप करके क्यों नहीं बैठ रहे? उसकी बातों से अलीसा बुखलाई हुई थी। मुझे इश्क हो गया है तुमसे। मुक्सिम झुककर उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। आप छोड़ें प्लीज, मुझे बीजान इधर ही आ रही हैं। अलीसा सामने से आती बीजान की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो मुक्सिम ने एक सर्द आ भरते उसकी कमर से हाथ हटा लिया, जबकि उसके हाथ हटा लेने से अलीसा ने सुख का सांस दिया। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। बीजान अलीसा और मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली और मेहंदी की रस्म अदा की। सुनो बेगम। मुक्सिम अलीसा से मुखातिब हुआ। जी। अलीसा ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मेहंदी में मेरा नाम लिखवाया है। मुक्सिम उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो मेहंदी से सजे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। "हम्म, ये तो आप ढूंढेंगे ना, मैं क्यों बताऊं?" अलीसा कंधे उचकाते हुए बोली। मैं तो ढूंढ ही लूंगा, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला। और अगर ना ढूंढ सके आप तो? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। मैं ढूंढ लूंगा, मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मुक्सिम भी इसीलिए अंदाज में कहता सामने देखने लगा। और अगर आपको ना मिला तो? अलीसा ने फिर से वही सवाल किया। ऐसा मुमकिन नहीं है बेगम। मुक्सिम दिलकशी से मुस्कुराता हुआ बोला। बताएं ना, अगर आप ना ढूंढ सके तो? अलीसा की सुई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। तो फिर तुम जो बोलो कि वही होगा। मुक्सिम हार मानते हुए बोला, क्योंकि उसे इतना तो अंदाजा था कि मुहतरमा जिद करने पर आए तो फिर बात को छोड़ते ही नहीं, लिहाजा उससे ही हार मानने में बेहतरी समझी। सोच ले। अलीसा मुस्कुरा कर बोली। चैलेंज कर रही हो? मुक्सिम अपनी दाएं आईब्रो उठाते हुए बोला। नहीं, तौबा करे, मैं तो आपको कभी भी चैलेंज ना करूं। अलीसा इस अंदाज से बोली कि मुक्सिम ने बहुत मुश्किल से अपना कहकर कंट्रोल किया था। सबकी बारी बारी रस्म करने के बाद मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा था। आधे मेहमान तो जा चुके थे, जबकि कुछ रिश्तेदार वहीं पर मौजूद थे, जब एकदम से हॉल की लाइट बंद हो गई और सामने बना हुआ स्टेज पर कुछ लाइट्स रोशन हो गई, जहां पर अब म्यूजिक प्ले हुआ था। ढोलक में ताल है,
पायल में चंचन, घूंघट में गोरी है, सेरे में साजन। जहाँ भी ये जाएं ये खुशियाँ ही पाएं, जहाँ भी ये जाएं खुशियाँ ही पाएं। इस दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। चलते गाने के साथ साथ अली और अहमद डांस कर रहे थे, जबकि अलीसा बेहद खुश होती अपने भाइयों को देख रही थी। अली और अहमद अलीसा और इफ्रा की तरफ बढ़े और दोनों को लेकर स्टेज तक आए, जबकि वहाँ पहले से ही आयशा और मरियम मौजूद थीं और उन सब में आसिम भी मौजूद था। अब उन सब के हाथों में डांडियाँ थीं जिससे ये लोग डांस करने वाले थे। अब सारी लाइट्स दोबारा से बंद हो चुकी थीं, जबकि स्टेज पर चंद हल्की लाइट्स चल रही थीं जो गाने के साथ साथ ही चलनी थीं, जिनसे उनके चेहरे साफ वाज़ेह नहीं हो पा रहे थे। अब गाना चल रहा था और सब उसमें स्टेप ले रहे थे। आसिम की पार्टनर अलीसा थी, अहमद की पार्टनर इफ्रा थी और अली की पार्टनर आयशा थी, जबकि मरियम का पार्टनर सैद था। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां, जो गहरा तारा, जो बाला तारा, रंगीला तारा, रंग दे बजोई तारी वार रे, जो गहरा तारा, जो बीला तारा, रंगीला तारा, रंग दे बजोई तारी वार रे। वो सब बहुत परफेक्ट तरीके से डांस कर रहे थे। छुप छुप के देखा मैं तुझे करूं, सारी सारी रात, सारी सारी रात, छुप छुप के मुझे देखा तू करे, सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए अगर मुझको तेरा साथ तो भूलूं मैं सारा जहान। उन सब ने कमाल की महारत से स्टेप लेते हुए डांस मुकम्मल किया और एकदम से पूरे हॉल में लाइट्स रोशन हुई, जबकि जहाँ से प्रमुख से मुंह खोले उन सबको देख रहे थे। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि डांस उन्होंने प्लानिंग से किया है। असल बात तो ये थी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्होंने शादी की डांस के लिए बहुत से प्रैक्टिस कर रखी है। हॉल में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें उनके डांस की दाद दी थी, जबकि सब मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरे थे और एक बार फिर हॉल की लाइट्स बंद हो गई थीं। हॉल में म्यूजिक प्ले हुआ और एक लाइट रोशन हुई जो सामने स्टेज पर जाती थी, जहाँ पर लीसा और इफ्रा चलती हुई आ रही थीं। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रब्बा, दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। अलीसा और इफ्रा बहुत सिंपल से स्टेप्स लेते हुए कमाल की महारत से डांस किया था, जबकि एक बार फिर से हॉल में तालियों की आवाज़ गूंजी थी। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और सब वापस अपने अपने घर को आ चुके थे। अलीसा बेतहाशा थक चुकी थी। उसमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर कपड़े ही चेंज कर ले। अभी वो उठने का इरादा रखती, उठकर बैठी ही थी कि उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एकदम से अलीसा के दिल में एक डर सा पैदा हुआ। अलीसा ने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे मुक्सिम बैठा हुआ था और कब से उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीसा अपने डर पर काबू पाती मुस्लिम को घूरते हुए बोली। मैंने सोचा कि मेरी बीवी काफ़ी थक गई होगी, उसकी कुछ हेल्प भी करवा दूँ। मुहसिन बेनियासी से कहता उसे अपने साथ खींचता हुआ लेट गया। छोड़े, मुझे चेंज करना है, अलीसा उसके हसार से निकलते हुए बोली। कर लेना बाद में चेंज, अभी तक तो तुम्हारे मजाजी खुदा ने तुम्हें अच्छे तरीके से देखा तक नहीं। पहले जी भर के देख तो लेने दो, फिर चेंज भी कर लेना। मुक्सिम अपने हसार तंग करते हुए बोला। मुझे नींद आ रही है, अलीसा मुक्सिम की जानिब देखते हुए बोली। सो जाना बाद में। मुक्सिम उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते सामने करते हुए बोला, जबकि अलीसा खामोश हो गई थी। वो पहले ही बहुत थक चुकी थी, मजीद बहस नहीं कर सकती थी। बोला था ना, ढूंढ लूंगा, मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। मुक्सिम अलीसा की हथेली पर अपने लब रखते हुए बोला, जहाँ पर मुक्सिम का नाम लिखा था, जबकि अलीसा एकदम से चौंकती हुई मुक्सिम की तरफ देखने लगी। क्या मतलब? आपने ढूंढ भी लिया इतनी जल्दी? वो हैरान होते हुए बोली तो मुक्सिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। हाँ बिल्कुल मेरी जान। मुक्सिम उसके दिलकश सरापे को देखते हुए बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? अलीसा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे? मुक्सिम बोलता उसके लबों पर झुक गया, जबकि अलीसा की सारी नींद एक सेकंड में उड़ी थी। मुक्सिम उसके लबों पर अपना नरम लम्स छोड़कर पीछे हटा। तुम्हारी हर अदा जानलेवा है बेगम। उसके नम होंठों को अंगूठे से रब करते हुए बोला। मीर, बहुत मोहब्बत से पुकारा गया। जी जाने मीर। मुक्सिम मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता उसके हर एक नकोश को लबों से छूने लगा।
मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे चेंज करना है। अलीसा नींद से डूबी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि अब तो पक्की बात थी कि अगर वो अब चेंज करने के लिए नहीं उठी तो उससे इधर ही सो जाना था। और उसकी नींद कैसी थी मुक्सिम बहुत अच्छे से जानता था। चलो जाओ चेंज करके आओ। मुक्सिम उसे प्यार से बोला। उठ बैठा। अलीसा भी फौरन उठी थी, चेंज करने चली गई। अलीसा चेंज करके बाहर निकली तो मुक्सिम अभी भी वहीं पर बैठा था। इधर आओ मेरे पास। मुक्सिम ने अलीसा को अपने पास आने का इशारा किया तो अलीसा उसके करीब बैठ गई, जबकि मुक्सिम उसे साथ लेता दोबारा लेट चुका था। चलो सो जाओ अब, सुबह मेरी बारात है, मुझे मेरी बीवी बिल्कुल फ्रेश मूड में चाहिए। मुक्सिम अलीसा से बोलता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि उसकी बात सुनती अलीसा होले से मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद कर गई। ये उसकी उंगलियों का ही जादू था कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर नींद की वादियों में उतर चुकी थी। उसकी भारी सांसों से मुक्सिम को पता चला कि वो सो चुकी है। उसके माथे पर मोहब्बत से लब रखता, उस पर कंफर्टर दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ और एक आखिरी भरपूर नजर उसके वजूद पर डालता। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। आज बारात का दिन था, जबकि अलीसा और मुक्सिम का निकाह भी रखा गया था। ये सरदार साहब और आमना बेगम की ख्वाहिश थी, क्योंकि वो अपनी इकलौती बेटी का निकाह खुद करवाना चाहते थे। किसी को भी उनकी ख्वाहिश पर कोई एतराज़ ना था, इसलिए उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सबने निकाह की हामी भर दी थी। अलीसा और इफ्रा को ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी, जबकि चांसेब और मुक्सिम भी तैयार हो चुके थे और सब हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। ब्राइडल रूम का दरवाज़ा खुला और मौलवी साहब के साथ सरदार साहब और अलीसा के 4 भाई रूम में दाखिल हुए, जबकि अलीसा के चेहरे पर लाल रंग का घूंघट था। अलीजा सरदार शाह, आपको मुग़्ज़िम मीर अहमद से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर पाया गया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ रूम में गूंजी। अलीसा की दाएं जानिब सरदार साहब, जबकि बाएं जानिब उमर और आसिम बैठे थे और अली और अहमद उसके ठीक पीछे खड़े थे। अलीसा के सर पर सरदार साहब ने हाथ रखा तो उसकी आंखें बेसाख्ता नम हुई थीं। बेशक उसका निकाह पहले हो चुका था, मगर ये वक्त हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसके निकाह में उसके पापा और उसके भाइयों की मौजूदगी हो, मगर उनसे बिछड़ने का गम उनकी आंखें नम कर गया था, जबकि आसिम, अहमद और अली की भी आंखें नम थीं। रजामंदी दो बेटा। सरदार साहब अलीसा के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए बोले, कबूल है। अलीसा ने नम आवाज से बोला। अलीजा सरदार शाह, आपको मुग़्ज़िम मीर अहमद से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दूसरी बार पूछा। कबूल है। अलीसा ने दूसरी बार भी रजामंदी दी थी। अलीजा सरदार शाह, आपको मुग़्ज़िम मीर अहमद से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आखिरी बार पूछा। कबूल है। अलीसा आखिरी बार अपनी रजामंदी दी थी, आज दूसरी बार, मगर अपने दिल और जान से मुक़्ज़िम मीर अहमद के नाम हो चुकी थी। मौलवी साहब ने निकाह नामा अलीसा की तरफ बढ़ाया तो अलीसा ने उस पर साइन कर दिए और फिर वो सब वहाँ से निकलते मुक़्ज़िम की जानिब बढ़े। मुग़्ज़िम मीर अहमद, आपको अलीजा सरदार शाह से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मुक़्ज़िम का पोर पोर आज खुशी से झूम रहा था। मुग़्ज़िम मीर अहमद, आपको अलीजा सरदार शाह से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। उसे आज उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी। मुग़्ज़िम मीर अहमद, आपको अलीजा सरदार शाह से सिक्का राइजुल वक्त 50 लाख हक महर मुकर्रर किया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। मुक़्ज़िम को आज अपना आप मुकम्मल लगा था। उसे लग रहा था सारी जहाँ की खुशियाँ उसके दामन में भर दी गई हों। मुक़्ज़िम ने निकाह नामे पर साइन किए और अपने साइन के ठीक ऊपर अलीसा के साइन देखे तो उसका दिल अपने रब के हज़ूर सजदा शेर हो गया। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? मुक़्ज़िम के दिल ने बेसाख्ता अपने कानों में आयत सुनाई थी। बेशक। मुक़्ज़िम हल्का सा बोलता मुस्कुरा दिया। बेशक, हमारे रब ने हमारे लिए बेहतरीन रखा होता है, वो हमें बेहतरीन ही देता है। चाहे मुक़्ज़िम का डर था कि उसकी मोहब्बत उससे नफ़रत करेगी, मगर निकाह की ताकत इतनी थी कि आज उसकी मोहब्बत भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और आज वो अपना आप अपने दिल और जान से मुक़्ज़िम मीर अहमद के नाम कर चुकी थी। निकाह होने के बाद सबने मुक़्ज़िम और लीसा को ढेर सारी दुआएं दी और अब सबको दुल्हनों के आने का इंतज़ार था। हॉल में सारी लाइट्स बंद हुई थीं और सिर्फ एक लाइट जली थी जो कि सामने से आती लीसा पर थी। वो आसिम और उमर के साथ सामने से चलती आ रही थी। अलीसा पर नज़र पड़ते ही हॉल में मौजूद सब लोगों की नज़रें उस पर ठहर सी गई थीं, जो सुर्ख रंग के लहंगे में
सुर्खी ज्वेलरी पहने, नॉर्मल मेकअप किए, बालों का जूड़ा बनाए, सर पर दुपट्टा सेट किया, आसमान से उतरी कोई परी मालूम हो रही थी। जबकि मुकसिम की वो आज इस तरह दुल्हन बने, मुकसिम के लिए पोर पोर सजे, मुकसिम के होश उड़ा रही थी। लीसा स्टेज तक आई तो मुकसिम ने आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। लीसा ने एक नज़र उठाकर मुकसिम की मजबूत हथेली को देखा और अपना कामता नाजुक हाथ मुकसिम की हथेली में रख दिया और स्टेज पर चढ़ गई। दूसरी जानिब इफ्रा को लाया जा रहा था, जिसकी दाएं जानिब रफ़ीक साहब, बाएं जानिब समरा बेगम थी। वो अपने वालदेन की हमरा चलती आ रही थी, जबकि महफिल में मौजूद तमाम लोगों की नसें अब इफ्रा की जानिब थीं। जहांसेब ने नसें उठाते सामने देखा तो नसें हटाना भूल गया। इफ्रा सुर्ख और गोल्डन रंग के लहंगे में मलबूस, सुर्ख ज्वेलरी पहने, ब्राइडल मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जहांसेब ने हाथ इफ्रा की जानिब बढ़ाया तो इफ्रा उसका हाथ थामे उसके हमरा स्टेज पर आई। जबकि अब वो दोनों जोड़ियां इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि कोई भी उनसे नजर नहीं हटा पा रहा था। मुकसिम ब्लैक शेरवानी, जबकि जहांसेब स्किन शेरवानी में मौजूद किसी रियासत के शहजादों से कम नहीं लग रहे थे। अभी उनको साथ बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मरियम और आयशा दूध पिलाई की रस्म करने आ चुकी थीं, जबकि उनके साथ उनकी पूरी गैंग मौजूद थी। चलें भाई, अब हमें 2 लाख दें और ये दूध आपका। आयशा अपनी गैंग के साथ स्टेज पे बैठते हुए बोली। ये इतना सा दूध 2 लाख का? मुकसिम उनके हाथों में मौजूद दूध के गिलास को देखते हुए बोला। जी हाँ, अब आप निकालें जल्दी से। मरियम मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली। भाई मेरी मान तो उठ यहाँ से, मैं इससे ज्यादा दूध बाहर से दिलवा दूंगा तुम्हें। जैद मुकसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आप चुप रहें। मरियम जैद को घूरते हुए बोली। देखिए भाई, आपको ये तो देने ही होंगे, क्योंकि इस तरह तो हम आपको आपकी दुल्हन ले जाने नहीं देंगे। आयशा मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली। मैं तो अपनी दुल्हन ले ही जाऊंगा और मुझे कोई भी रोक भी नहीं सकता। मुकसिम अपने सामने बैठी गैंग को देखते हुए बोला। ऐसे कैसे ले जाएंगे? आपको ये दूध पीना ही होगा। एलिसा की एक कज़न मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली। और अगर मैं ना पीऊं तो? मुकसिम नॉर्मल अंदाज में तो बोला। ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दूध आपकी दुल्हन ने अपने हाथ से बनाया है, और अपनी दुल्हन के लिए तो आप इतनी कीमत दे ही सकते हैं। मरियम मुकसिम की तरफ देखते हुए बोली। अगर ये मेरी दुल्हन के बने हाथों की कीमत है तो ये बहुत कम है। मुकसिम मुस्कुराता हुआ बोला। 1 मिनट में चेक साइन करता उसके हाथों में थमा चुका था। मुकसिम की इस बात पर लीसा की धड़कनें बेतरतीब हुई थी, जबकि हॉल में सबकी आंख गूंजी थी और उन्होंने दूध मुकसिम की तरफ बढ़ाया था। मुकसिम ने कुछ खून भरते ग्लास अलीसा के लबों से लगाया था। एक खून भरे अलीसा ने ग्लास पीछे किया था। मुकसिम से चेक लेते सब उठी थी और अब इस गैंग का रूह चांद की जानिब था। भाई 2 लाख दें और ये दूध आपका। आयशा चांद की तरफ देखते हुए बोली। तुम लोग ये दूध रहने दो, ये दूध अपने पास रखो। चांद सामने बैठी गैंग की तरफ देखते हुए बोला। नहीं भाई, आपको तो ये दूध पीना ही पड़ेगा, वरना दुल्हन को आपके साथ जाने नहीं देंगे हम। आयशा चांद को ब्लैकमेल करते हुए बोली। देखो, दुल्हन मेरी है और साथ तो मेरी ही जाएगी, तुम लोग अपनी डिमांड कम करो। चांद से बेटल लहजे में बोला। इफ्रा, तुम बोलो भाई से। मरियम इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली तो इफ्रा ने नसें उठाकर चांद की जानिब देखा। चांद ने उसकी नजर में मौजूद इल्तिजा देखकर अपनी जेब में से कुछ नोटों की गड्डियां निकाली और उनकी जानिब बढ़ाई तो सब लड़कियां चीख उठी। शुक्रिया भाई। मरियम मुस्कुराते हुए बोली और दूध का गिलास चांद की तरफ बढ़ाया, मगर चांद ने खुद पीने की बजाय गिलास इफ्रा की तरफ बढ़ाया तो इफ्रा ने हिचकिचाते हुए बामुश्किल एक खून भरा। जबकि इफ्रा के पीने के बाद चांद ने दूध के कुछ खून भरे तो उसकी इस हरकत पर हॉल में सबकी आंख खूंजी। बारात की तमाम रस्में बहुत धूमधाम से की गई थीं और अब फंक्शन के अख्ताम के साथ रुखसती का शोर उठा था। लीसा के सर पर उमर, जबकि इफ्रा के सर पर आसिम ने कुरान मजीद का साया कायम किया था और अब वो दोनों एक साथ कुरान मजीद के साय में रुखसत हो रही थीं। अपने माँ बाप से मिलते अलीसा की आंखें भीगी हुई थीं, जबकि आमना बेगम और सरदार साहब का दिल बुरा करते भीगी आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को रुखसत कर रहे थे। अलीसा से मिलते अली और अहमद बेतहाशा रोए थे। उनकी अपनी बहन से मोहब्बत वहाँ मौजूद तमाम अफराद की आंखें नम कर गई थी, जबकि आसिम और उमर भी अपना दिल बड़ा करते अपनी बहन से मिले थे, मगर रोए ना थे। और ये काम उन दोनों के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो समझदार थे। अपने आंसुओं को कंट्रोल करना उन्हें आता था, मगर ये मंजर बहुत तकलीफ दे था। उनके दिल से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह उनकी बहन को हमेशा खुश रखे, कभी एक कांटा न चुभने दे। दूसरी तरफ रफ़ीक साहब और समरा बेगम की भी आंखें नम थीं,
चाहे उनकी बेटी ने कभी उनसे जुदा ना होना था, मगर आज वो मुकम्मल तौर पर किसी और की हो चुकी थी, जिसका हक उस पर उसके माँ बाप से भी ज़्यादा था। उन दोनों दुल्हनों को कुरान पाक के साए में रुखसत किया गया और अब वो सब हवेली की तरफ रवाना हुए थे। हवेली में इफ्रा और लीसा का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया गया था, जबकि उन्हें लाउंज में बिठाई कुछ खानदानी रस्मात अदा की जा रही थीं। लीसा और इफ्रा दोनों ही थक चुकी थीं। उनकी थकन को देखते हुए बीजान ने उन्हें उनके कमरों में भिजवा दिया था। मुक्सिम अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो अपने कमरे के सामने मौजूद पूरी टीम को देखते रुक गया, क्योंकि उनमें सबसे आगे इफ्रा खड़ी थी। पीछे हटो, ये मेरे कमरे के आगे नाका क्यों लगाया हुआ है? मुक्सिम उन सब की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि आपके कमरे में जाने के लिए फीस है, वरना आप नहीं जा सकते। इफ्रा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। कितनी? मुक्सिम उनसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता था। वो जल्द से जल्द अपनी जाने अजीज बीवी के पास जाना चाहता था। 1 लाख। इफ्रा ने अपनी डिमांड आगे रखी तो मुक्सिम ने बगैर बहस किए अपनी जेब में से नोटों की कट्टी निकाली और इफ्रा के हाथ में थमाई। थैंक यू सो मच भाई। इफ्रा खुशी से उछल ही पड़ी थी। चलो अब हटो पीछे। मुक्सिम उससे पीछे हटने का इशारा करते हुए बोला तो वो सब वहां से हट गई। मुक्सिम कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो उसके नथनों से गुलाब के फूलों की महक टकराई। मुक्सिम ने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और कदम बेड की जानिब बढ़ाए, जो फूलों से सजा हुआ था, और उसके बिल्कुल दरमियान में अलीसा उसके लिए दुल्हन बनी बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। मुक्सिम अलीसा के करीब बैठते हुए बोला, जबकि मुक्सिम की गंभीर आवाज़ सुनकर अलीसा का दिल बहुत जोर से धड़का था। वालेकुम सलाम। अलीसा हल्की सी आवाज़ में बोली, जबकि चेहरे पर घूंघट था। अलीसा जो मुक्सिम से बिला झिझक कोई भी बात कर लेती थी, अब उसका दिल किसी और ही रफ्तार में धड़क रहा था। अलीसा की हल्की सी आवाज़ सुनते मुक्सिम मुस्कुराया और थोड़ा और उसके करीब होकर बैठा। मैं तो तुम्हें देखने के लिए आगे तड़प रहा हूँ और तुम ये घूंघट अपने चेहरे के आगे किए अपने आशिक को और ज्यादा तड़पा रही हो। मुक्सिम उसके चेहरे से घूंघट हटाता हुआ बोला। मुक्सिम का घूंघट हटाने से अलीसा ने नजर उठाकर मुक्सिम की जानिब देखा, मगर उसे मुसलसल खुद को देखता पाकर वो फौरन नसें झुका गई थी, जबकि कुछ देर तक तो मुक्सिम उसे ऐसे ही देखता रहा। क्या हुआ? अलीसा मुक्सिम को मुसलसल खुद को देखता पाकर आकर पूछी बैठी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़कर उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। चलो उठो, नमाज अदा करते हैं। मुक्सिम अलीसा का हाथ पकड़कर बेड से उठाते हुए बोला और उसे अपने साथ लिए चेंजिंग रूम में आया। आहिस्ता से एक एक करके उसकी ज्वेलरी उतारी और उसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करके साइड पर रख दिया। चेंज करके आओ, नमाज अदा करनी है। मुक्सिम उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला और वहां से चला गया। सुबहान अल्लाह। जबकि मुक्सिम के जाने के बाद अलीसा मुस्कुराई और अपने चेंज करने के लिए कोई हल्का सा ड्रेस निकाला जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। अलीसा वुज़ू करके बाहर आई तो मुक्सिम चाय नमाज पे खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। अलीसा ने आगे बढ़कर अपनी चाय नमाज उठाई और मुक्सिम की ठीक पीछे बिछा दी, और अब वो दोनों एक दूसरे के हमरा ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने के बाद उन दोनों ने शुक्राने की नफल अदा किए और दुआ के लिए हाथ उठाए। अपने अच्छे नसीब और बेहतरीन शख्स के लिए अलीसा ने अपने रब से हज़ारों बार शुक्रिया अदा किया, जबकि मुक्सिम ने अपने खुदा से शुक्रिया अदा करने के साथ साथ अलीसा का साथ दुनिया से लेकर जन्नत तक का मांगा था। दुआ मांगकर मुक्सिम उठा और अलीसा को साथ लिए बेड की जानिब मुड़ा। वहां पर उसे बैठाकर उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। तुम्हें पता है आज मैं किस कदर खुश हूँ? मुक्सिम अलीसा की मेहंदी से सजे हाथ लबों से लगाते हुए बोला तो अलीसा ने मुक्सिम की जानिब देखा। मुझे लग रहा था कि आज खुदा ने मुझे मुकम्मल कर दिया है, मेरी रूह को मुकम्मल कर दिया है, मेरी दुआओं को मुकम्मल कर दिया है, मेरे नसीब को मुकम्मल कर दिया है और मेरी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया है, जो मेरी तुम्हारे लिए बेतहाशा है, कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। मुक्सिम उठकर बैठता हुआ बोला और साइड टेबल के दराज में से एक सुर्ख रंग की डिब्बी निकाली। डब्बी में से डायमंड रिंग निकालते हुए मुक्सिम ने लीसा के जानिब हाथ बढ़ाया। लीसा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मुक्सिम की मजबूत हथेली में रख दिया, जबकि मुक्सिम ने मुस्कुराते हुए वो रिंग अलीसा की बाएं हाथ की उंगली में पहना दी। इससे कभी खुद से जुदा मत करना, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा तुम्हारे हाथ में ऐसे ही सजी रहे। मुक्सिम उसकी अंगूठी पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी है। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली तो मुक्सिम ने खींचकर उसे अपने हसार में लिया था। लेकिन तुमसे खूबसूरत नहीं है। मुक्सिम उसके गाल पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, जबकि उसकी दाढ़ी की चुभन से
अलीसा सिसकी थी। अलीसा की तरफ देखते मुहसिन ने अपनी दाढ़ी जोर से उसके गाल पर रगड़ी थी, जबकि उसकी हरकत पर अलीसा ने मुहसिन को घूर कर देखा था। आप कितने जालिम हैं? अलीसा मुहसिन की तरफ देखते मुंह बनाते हुए बोली। तुमसे कम। मुहसिन उसके दूसरे गाल पर रगड़ते हुए बोला, मैंने आप पर कौन सा जुल्म किया है? अलीसा को तो सदमा ही लग गया था ये सुनकर कि उससे मुहसिन पर जुल्म किया है। अपनी कातिल अदाएं दिखा दिखा कर बेगम आप मुझ पर जुल्म ही ढाती हैं। मुहसिन बोलते ही बगैर अलीसा को कुछ भी बोलने का मौका दिए उसके लबों पर झुका था, जबकि उसके लम्स को महसूस करती अलीसा ने मजबूती से उसे कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब मुहसिन पीछे न हटा तो अलीसा ने अपने कंधों से पीछे करने की कोशिश की, मगर मुहसिन उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद करता उसे लेटाकर खुद उस पर हावी हुआ था, जबकि अलीसा मुकम्मल बेबस हो चुकी थी। मुहसिन उसके होंठों को आज़ाद करता सर उठाकर अलीसा के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो गर्दन तक सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या मुझे इजाज़त है? मुहसिन अलीसा के माथे पर लब रखते इजाज़त तक नसों से अलीसा को देखते हुए बोला। अलीसा ने नसें उठाकर मुहसिन की तरफ देखा, मगर उन नज़रों का सामना न करते हुए अपना चेहरा बेख्तियार मुहसिन के सीने में छुपाया था, जबकि अलीसा के इस तरह खूबसूरत इजाज़त पर मुहसिन उसे मज़ीद खुद में भींचता हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर गया। जहाँ सेब अपने कमरे के सामने पहुंचा तो सामने मौजूद लड़कियों को देखकर रुक गया। अब क्या चाहिए भाई? जहाँ सेब उन सब की तरफ देखते हुए बोला, एंट्री फीस। इफ्रा की हाला की बेटी जहाँ सेब की जानिब देखते हुए बोली। लो, अब ये कौन सी नई फीस देनी है? जहाँ सेब उन सबको मशकूक नजरों से देखते हुए बोला, देखिए भाई, अगर आपको अपनी बीवी के पास जाना है तो हमें फीस पे करें, वरना हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले। वो जहाँ सेब की तरफ देखती दरवाजे के साथ और चिपक कर खड़ी होते हुए बोली। कितने चाहिए? जहाँ सेब को उन सब से बहस करना बिल्कुल फजूल लगा। 1 लाख। वो एक अदा से बोली। शक्ल है तुम्हारी 1 लाख वाली। जहाँ सेब उसकी डिमांड सुनते बोला, जी बिल्कुल है, अब आप दें वरना कहीं और रात गुजार ले। वो भी अटल लहजे में बोली। तो जहाँ सेब ने सर धा भरते पैसे उन्हें दे दिए, जो वो लेते ही खुशी से उछलती वहां से चली गई, जबकि जहाँ सेब उन सब की स्पीड ही देखता रह गया। अपना सर झटक कर जहाँ सेब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका इस्तकबाल फूलों से सजे कमरे ने किया। जहाँ सेब दरवाज़ा बंद करता मुड़ा तो सामने बेड के बीचों बीच इफ्रा को बैठे देखकर मुस्कुराया और कदम उसकी जाने बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम मिसेस। जहाँ सेब की भारी और गंभीर आवाज़ सुनते इफ्रा खुद में सिमटी थी। वालेकुम सलाम। इफ्रा नसें झुकाती हुई बोली। जहाँ सेब ने अपनी शेरवानी उतारी और उसे साइड पर रखता इफ्रा के करीब बैठा। पहले तो जहाँ सेब इफ्रा को भागोर देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़ते एक ही झटके से उससे करीब तक कर चुका था, जबकि जहाँ सेब की इस हरकत से इफ्रा एकदम से भुखलाई थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो मिसेस झांसेब। उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो इफ्रा का दिल 200 की स्पीड से धड़का था। आप। अभी इफ्रा कुछ बोलती, जहाँ सेब उसके लबों को अपनी कैद में ले चुका था, जबकि इफ्रा आंखें फैलाए जहाँ सेब को देखने लगी, जो शिद्दत से अपना लम्स उसके लबों पर छोड़ रहा था। इफ्रा उसके सीने पे दोनों हाथ रखे उसे पीछे करने की कोशिश कर रही, तो जहाँ सेब ने उसके हाथों को अपनी कैद में ले लिया। जहाँ सेब कुछ देर उसके लबों का जाम पीता पीछे हटा, जबकि इफ्रा लंबे लंबे सांस लेती उसे कंधे से सर टिका गई। मुझे आज अंदाज़ा हो चुका है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो अपने महरम से हो, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ सेब उसकी ज्वेलरी उसके वजूद से अलग करते हुए बोला। तुम दोगी मुझे अपनी मोहब्बत, जिसमें कोई और ना हो, सिर्फ तुम और मैं हूँ। जहाँ सेब अपनी जेब में से एक गुलाबी रंग की टप्पी निकालते हुए बोला और सवालिया नजरों से इफ्रा की जानिब देखा। मेरी मोहब्बत के हकदार सिर्फ आप ही हैं, और मैं किसी और को इसमें शरीक करने का सोच भी नहीं सकती। इफ्रा जहाँ सेब की तरफ देखती यकीन दिलाते हुए बोली। मुझे तुम पर यकीन है। जहाँ सेब मुस्कुराकर बोला और टप्पी से चेन निकाली, और वो खूबसूरत चेन बहुत हक से इफ्रा के गले में पहना दी। बहुत खूबसूरत है। इफ्रा अपने गले में मौजूद उस खूबसूरत चेन को देखते हुए बोली। तुम्हें तो तुम्हारी मुंह दिखाई मिल गई, अब मुझे क्या मिलेगा? जहाँ सेब 100 अल्फाज से बोलता इफ्रा की धड़कनें मुंतशिर कर गया। आपको क्या चाहिए? इफ्रा हकलाते हुए बोली। सिर्फ तुम। जहाँ से बोलता उसे खुद में भींच गया, जबकि इफ्रा भी पूरे दिल से अपना आप अपने शोहर अपनी मोहब्बत को सौंप चुकी थी। उन चारों की दुआओं पर आज कुन फरमा दिया गया था। आज उन चारों का सफ़र कुन में तब्दील हो चुका था। बेशक हमारा खुदा हमारे हक में कभी गलत नहीं करता, वो हमें बेहतरीन से नवाजता है।
صبح محسن کی آنکھ کھلی تو اسے خود پر کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ اپنی پوری آنکھیں کھولتے محسن نے دیکھا تو علیسا اس کے سینے پر سر رکھ کے سکون سے سو رہی تھی۔ علیسا کو دیکھتے ہی محسن کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ محسن نے اس کا سر نرمی سے اپنے سینے سے ہٹاتے اپنے بازو پر رکھا اور باغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے گردن پر اس کے دیوانگی کے صاف نشان تھے۔ ساری رات علیسا کو اپنی محبتوں کی بارش میں پور پور بھگو کر محسن کو اپنی زندگی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ساری رات اس سے اپنے ہر ایک انداز سے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچتے محسن مسکرایا اور اپنے دیے کے نشانوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے اور اپنے دیے کے ایک ایک نشان کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جبکہ علیسا ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ محسن اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ جب اس کی نظریں اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر گئیں، وہ بغیر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے اس کے لبوں پر جھکا اور اپنے پیاسے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ محسن کی شدت پر علیسا کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، جسے دیکھ کر محسن ایک منٹ کے لیے رکا مگر پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا، جبکہ اب کی بار علیسا نے مندی مندی آنکھیں کھولنی شروع کی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر محسن فوراً سے پیچھے ہٹا اور دوبارہ سوتا بن گیا۔